Hello everyone, welcome to Target Semester. As you can see on the white smart board, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, या फिर फर्दर अगर आप प्रैक्टिस में भी जाना चाहें उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि प्रैक्टिस में भी अगर आप जाते हैं तो कौन सा साक्ष्य आप कोर्ट में दे सकते हैं, कौन सा साक्ष्य नहीं दे सकते हैं, ये सारी चीजें हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम से ही 2023 की जो है उसी से गवर्न होती हैं। तो इसलिए भी हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आस्था मिश्रा, योर मेंटोर, स्टार्ट करती हूँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो इंट्रोडक्शन आपका ये वीडियो होगा जिसमें आपको पूरा ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करते हैं उसके बारे में अगर इंट्रोडक्शन आपको पता ना हो या फिर आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट ना हो तो वो चीज़ें अगर आप खुद से भी पढ़ते हैं या फिर क्लासरूम में भी पढ़ने जाते हैं तो आपको बोरियत लगती है, आपको लगता है कि ये क्या स्टार्ट हो गया। तो एटलीस्ट आपको कोई भी सिलेबस स्टार्ट करें आपको उसके इंट्रोडक्शन पता होने चाहिए। और तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। आपका फर्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आप यहाँ पे हेडलाइन में यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो आपको पता होगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उससे पहले हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसको रिप्लेस करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आया है। स्टार्ट करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन। तो पहला आपका जो है इंट्रोडक्शन एंड रेलेवेंसी, जो फर्स्ट टॉपिक है आपका एविडेंस एंड इट्स रिलेशन विद द सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉज। अब दो यहाँ पे जो टर्म इंपॉर्टेंट है वो है सब्सटेंटिव लॉज एंड प्रोसीजरल लॉज। दोनों टर्म क्या होते हैं? तो अब तक आपने जितने भी आप 2-3 सेमेस्टर तो पास आउट कर ही लिए होंगे, तो आपको पता होगा कि सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है एंड प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ इन शॉर्ट में। सब्सटेंटिव लॉ वो बोलते हैं जिसमें आपके लीगल राइट्स, लीगल ड्यूटीज, लाइबिलिटीज ये आपकी डिसाइड हो जाती है। अब प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं कि प्रोसीजरल लॉ जो होते हैं वो कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है या फिर कोई भी केस की ट्रायल चल रही है उसमें क्या प्रोसीजर अप्लाई होता है वो हमारे प्रोसीजरल लॉ आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। तो सब्सटेंटिव लॉ हमारा क्या हो जाता है? आईपीसी, जो कि अब क्या हो गया है? बीएनएस। प्रोसीजरल लॉ में क्या आ जाता है हमारा? बीएनएसएस अभी जो है, और सीपीसी, ये हमारा हो जाता है प्रोसीजरल लॉ। अब अगर आईपीसी हो गया या फिर आपके प्रोसीजरल लॉ में बीएनएसएस हो गया है, इसका रिलेशन एविडेंस से कैसे है? एविडेंस एंड इट्स रिलेशन। तो अगर बीएनएस भी हम पढ़ते हैं तो बीएनएस में भी आपने पढ़ा होगा बहुत सारे ऑफेंसेस उसमें होते हैं, लाइक थेफ्ट, रेप, मर्डर, असॉल्ट, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। तो अब उसको अगर उस चीज़ का ट्रायल चलता है, जैसे मान लीजिए कि कोई थेफ्ट के लिए ही किसी का ट्रायल चल रहा है, तो थेफ्ट में ही कौन से आप क्या चीज़ें सबूत दे सकते हैं, क्या सबूत नहीं दे सकते हैं, क्या रेलेवेंट होगा, क्या एडमिसिबल होगा, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? ये इस तरह से हमारा एविडेंस लॉ जो है सब्सटेंटिव से रिलेट करता है। प्रोसीजरल लॉ जो है, प्रोसीजरल लॉ में ये हो जाता है कि आपको किसी भी चीज़ का प्रोसीजर बताया जाता है, कोर्ट में जो चीज़ें चलती हैं। तो अब प्रोसीजरल लॉ में जो बीएनएसएस या सीपीसी में है, अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में, तो कैसे कौन से एविडेंस आप दे सकते हैं, कौन से एविडेंस नहीं दे सकते हैं, ये हमारा कैसे रिलेट कर सकता है प्रोसीजरल लॉ से एविडेंस को। नेक्स्ट आप आ जाते हैं डेफिनेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोई भी आप सिलेबस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज में दिया रहता है कि जो भी डेफिनेशन उसमें दिया है फर्दर उस अधिनियम में, उस एक्ट में अगर आप वो टर्म पढ़ते हैं तो उसका सेम मतलब वही निकाला जाएगा जो डेफिनेशन क्लॉज में दिया रहता है, अनलेस एंड अनटिल कि उसमें कोई अपवाद ना हो। तो डेफिनेशन क्लॉज हम जब स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेशन क्लॉज आप जानते हैं कि सेक्शन 2 में दिया हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के।
तो डेफिनेशन क्लॉज आपके पास डायरेक्ट होगा, उसमें डेफिनेशन क्लॉज में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट, एविडेंस प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, कॉन्क्लूसिव प्रूफ, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, वो हम डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने डेफिनेशन पढ़ा, तो डेफिनेशन आपका सेक्शन 2 में दिया हुआ है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। लेकिन अगर आप थोड़ा भी सिंसियर हैं और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा होगा, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे सेक्शन 2 में हमने पढ़ा कि डेफिनेशन क्लॉज है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा, इसमें तो सेक्शन 2 में दिया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमारा डेफिनेशन क्लॉज कहाँ दिया हुआ है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में तो बताऊंगी ही। नेक्स्ट आपका आ जाता है रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। अब जो एविडेंस एक्ट है हमारा, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि कोई भी एविडेंस हम कोर्ट में देते हैं तो वो एविडेंस जो है वो रेलेवेंट भी होना चाहिए एज वेल एज एडमिसिबल भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेलेवेंट तो होती हैं बट वो एडमिसिबल नहीं होती है कोर्ट ऑफ लॉ में। जैसे कि आप इसी जो सीट है उसमें देखेंगे कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। अब प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन जो होता है वो रेलेवेंट तो होगा लेकिन एडमिसिबल नहीं होता है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो इसको हम कोर्ट में देने का कोई मतलब ही नहीं हो पाता है, क्योंकि एडमिसिबल तो है नहीं ये। फिर उसके बाद से तो रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्दर इसको हम जब ब्रीफ में लेक्चर करेंगे तो उसमें करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रूफ ऑफ कॉन्स्पिरेसी। तो ये कॉन्स्पिरेसी दिया हुआ है सेक्शन 8 में, प्रूफ ऑफ कॉन्स्पिरेसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और फर्दर जब हम लोग इन डेप्थ में इसको डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट्स, एडमिशन, कन्फेशन एंड डाइंग डिक्लेरेशन। तो अब एडमिशन क्या होता है, कन्फेशन क्या होता है, डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। तो एडमिशन जो है वो आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 में, और एडमिशन जो है वो सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 25 तक डील करता है एडमिशन से, ठीक है। तो एडमिशन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ें जो भी आप स्टेटमेंट देते हैं या फिर कोई भी बात आप बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई एविडेंस आप देते हैं जो कि फैक्ट इन इशू और फैक्ट से इन्फ्रेंस होता है, वो चीज़ें कैसे रेलेवेंट होती है, ये चीज़ें हम एडमिशन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कन्फेशन। तो आपने हिंदी मूवीज़ में भी देखा होगा, टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा कि कन्फेशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी इंसान है जो किसी ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया है, जो कि कन्फेशन मेनली तो क्रिमिनल केसेस में ही हो सकते हैं, तो कोई भी पर्सन है जो किसी ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया है, किसी ऑफेंस का ट्रायल चल रहा है उसके ऊपर, फर्दर उसने जो है बताया कि ये कन्फेशन उसने कर लिया कि मैंने थेफ्ट की है या मैंने मर्डर किया है, कोई भी कन्फेशन कर लेता है, तो कब ये कन्फेशन जो होगा वो रेलेवेंट हो जाता है, कब वो जो होता है एडमिसिबल नहीं होता। ये सारी चीज़ें हम कन्फेशन में पढ़ेंगे। जैसे कि आपका दिया हुआ है कि कन्फेशन अगर आप पुलिस कस्टडी में करते हैं तो वो कन्फेशन जो होता है वो एडमिसिबल नहीं होता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो ये सारी चीज़ें कन्फेशन में दी हुई हैं, और कन्फेशन जो है वो सेक्शन आपका 22 से 24 तक दिया हुआ है आपका कन्फेशन। नेक्स्ट है आपका डाइंग डिक्लेरेशन, जो आपका दिया हुआ है सेक्शन 26 में। डाइंग डिक्लेरेशन का आप सिंपल सी भाषा में अभी ये समझ सकते हैं कि कोई भी पर्सन है जिसकी डेथ हुई है और उसने डेथ होने से तुरंत पहले अपने डेथ के बारे में कि कैसे वो डेथ हुई है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर कोई बात कही है तो वो हमारा डाइंग डिक्लेरेशन हो जाता है। फर्दर ये सिर्फ जितना मैंने बताया उतना ही टॉपिक नहीं है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसको हम लोग फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब मेथड ऑफ प्रूफ ऑफ फैक्ट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रूफ ऑफ फैक्ट्स।
तो अब जो भी फैक्ट्स होते हैं, जितने भी फैक्ट्स होते हैं, उसको किस किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, ये हमारा दिया हुआ है मेथड ऑफ प्रूफ ऑफ फैक्ट्स में। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें प्रिजम्पशन। जैसे कि कोर्ट कुछ प्रिजम्पशन लेके चलती है, तो वो हमारा आ जाता है जो आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया हुआ है 78 टू 93। 78 टू 93 ये आपका प्रिजम्पशन दिया हुआ है बैरेक्ट में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। नेक्स्ट है आपका प्रिजम्पशन एट टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड एंड एज टू डाउरी डेथ। तो प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, डाउरी डेथ के बारे में अगर आप आईपीसी पढ़े हैं तो उसमें डाउरी डेथ के बारे में भी पढ़ा होगा, अबेटमेंट टू सुसाइड भी पढ़ा होगा। तो जब जब केसेस आती है अबेटमेंट टू सुसाइड की या डाउरी डेथ की, तो इस केस में कोर्ट कुछ प्रिजम्पशन कर लेती है, उसके बारे में ये यहाँ पे दिया हुआ है। और इसका जो रेलेवेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 117 एंड 118, ये इसका रेलेवेंट सेक्शन है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन जो है, जैसे कि हम एक्सपर्ट जो सिंपल मतलब होता है वही यहाँ पे भी मतलब है कि एक्सपर्ट जो किसी चीज़ का, चाहे वो लीगल, मेडिकल, कोई भी फील्ड हो, उसका कोई एक्सपर्ट हो। तो एक्सपर्ट का मतलब है, जैसे कि आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जब कोई एक्सपर्ट जो ट्रायल चल रहा होता है या फिर किसी केस की हियरिंग चल रही होती है, तो उसमें कई बार डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, बहुत सारे जो अलग अलग फील्ड के लोग जो उसके एक्सपर्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो लॉ है, जो हमारे जजेस होते हैं या फिर जो एडवोकेट होते हैं, वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ के एक्सपर्ट हों। दैट्स वाई वहाँ पे एक्सपर्ट बुलाया जाता है और उनके ओपिनियन लिए जाते हैं। इसके लिए भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रोविजंस दिए गए हैं, और जो कि इसका प्रोविजन है 39 टू 45। एक्सपर्ट ओपिनियन। नेक्स्ट है एविडेंस एज टू कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे चरित्र है हिंदी में, और एविडेंस एज टू कैरेक्टर मतलब कि कोई भी कैरेक्टर है जिसके ऊपर कोई ट्रायल है, कोई चार्जेस चल रहा है किसी पर्सन के ऊपर, उसके कैरेक्टर के बारे में कब हम एविडेंस दे सकते हैं और कब एविडेंस नहीं दे सकते हैं, किस किस केस में एविडेंस दिया जा सकता है, किस में नहीं दिया जाता, ये सारी चीज़ें हम एविडेंस एज टू कैरेक्टर में बात करेंगे। और ये हमारा दिया हुआ है सेक्शन 46 टू 50। सेक्शन 46 टू 50 हमारा दिया हुआ है एविडेंस एज टू कैरेक्टर। नेक्स्ट है हमारा एडमिसिबिलिटी ऑफ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। अब हम बहुत तरह के एविडेंस देते हैं, जैसे कि हमने डेफिनेशन क्लॉज में ही देखा कि ओरल एविडेंस भी होता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होता है। तो कब हमारा ओरल एविडेंस एडमिसिबल होता है, कब डॉक्यूमेंट्री होता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। तो ओरल एविडेंस जो होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट, ये आपका दिया गया है सेक्शन 54-55 में। ओरल एविडेंस 54 एंड 55 में आपका ओरल एविडेंस दिया गया है, और इसमें ये कहा गया है सिंपल सा कि सेक्शन 54 में कि कोई भी चीज़ है जिसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका प्रोवाइड किया गया है, इसके बारे में प्रोविजन है सेक्शन 56 में। ये आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से डील करता है कि जो एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में अगर आपको देना है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में ही देना है, अनलेस एंड अनटिल की कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड किए गए हो। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। नेक्स्ट आपका हो जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, जिसके बारे में प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 57 एंड 58 में। सेक्शन 57 एंड 58 में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस के बारे में दिया गया है, और फर्दर इसका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इट्स एडमिसिबिलिटी।
तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी अब हमारे कोर्ट में एज अ एविडेंस माने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए भारतीय एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट जब बना था तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का कोई मतलब तो था नहीं, क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक एज सच कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं था। बाद में आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बहुत सारी चीज़ें जैसे चिप फॉर्म में भी आपका जो मेमोरी कार्ड होता है या फिर हार्ड डिस्क या फिर सीडी, उन सब माध्यम से भी आपका साक्ष्य दिया जाने लगा। दैट्स वाई ये प्रोविज़न को भी ऐड करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो इसके इसके बारे में जो आपका रेलेवेंट सेक्शन है वो सेक्शन है आपका सेक्शन 62 एंड 63। सेक्शन 62 एंड 63 दिया हुआ है। अब लॉ रिलेटिंग इन बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ, इसके पहले आपने आईपीसी पढ़ा होगा या फिर टॉर्ट पढ़ा होगा, तो उन सब में आप एक जो टर्म बार बार सुने होंगे बर्डन ऑफ प्रूफ। जैसे कि कोई भी ऑफेंस कोई करता है तो किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि हाँ ये ऑफेंस इसने किया है। तो उस केस में यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रोविजन दिया गया है बर्डन ऑफ प्रूफ, जो कि आपका 104 से 120 तक दिया हुआ है। 104 से लेकर के 120 तक दिया गया है बर्डन ऑफ प्रूफ, जिसमें बताया गया है कि पहले 104 में बर्डन ऑफ प्रूफ है, फिर 105 में ओनस ऑफ प्रूफ है। ये सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं बर्डन ऑफ प्रूफ में। नेक्स्ट वन है आपका प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को हम यहाँ पे भी बात किए थे रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी के टाइम पे कि प्रिविलेज्ड कौन कौन, जैसे कुछ प्रिविलेज्ड का मतलब आप सिंपल जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में टर्म सुने होंगे कि प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार। प्रिविलेज्ड का मतलब होता है कि किसी किसी को प्रिविलेज दिए गए रहते हैं। वैसे ही कुछ तरह के कम्युनिकेशन है, कुछ तरह की बातचीत है जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रिविलेज दिया गया है, जो कि कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते हैं। तो ये कुछ कम्युनिकेशन दिए हुए हैं। अब इसके बारे में जैसे कि क्लाइंट और एडवोकेट के बारे में अगर कोई कम्युनिकेशन होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े होंगे कि क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा आ जाता है, जो रिलेशन होता है वो फ्यूडिशियरी रिलेशन होता है। तो इसी तरह इनके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो भी प्रिविलेज्ड होता है, वो आप कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं होता है। और इसके बारे में आपका रेलेवेंट सेक्शन है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, वो है 132 से लेकर के और 134 तक। ये आपका प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है आपका प्रिजम्पशन रिगार्डिंग डिस्चार्ज ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, जिसमें है आपका एविडेंस बाय एक्कम्प्लिस। अब जो एक्कम्प्लिस होते हैं वो भी कुछ एविडेंस देते हैं, वो भी कितना एडमिसिबल है कितना एडमिसिबल नहीं है, ये सारी चीज़ें आपका दिया हुआ है सेक्शन 138 में। नेक्स्ट है आपका जुडिशियल नोटिस। जुडिशियल नोटिस भी आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया हुआ है सेक्शन 51 टू सेक्शन 51 टू 53, ये आपका जुडिशियल नोटिस दिया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। अब कुछ तरह के ऑफेंसेस हैं जिसके बारे में कोर्ट ने कुछ पहले ही प्रिजम्पशन बनाया गया है, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया हुआ है। लेजिस्लेचर ने बनाया है कुछ प्रिजम्पशन कुछ ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, और ये ऑफेंसेस जो हैं वो आपके जब ये सेक्शन आपका खुलेगा तो आप देखेंगे कि कुछ बीएनएस के सेक्शन दिए हुए हैं जिसके रिगार्डिंग कुछ प्रिजम्पशन बनाए गए हैं। और इसका जो रेलेवेंट सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 115 में दिया हुआ है, इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। ये आपका सेक्शन दिया हुआ है 169। फर्दर अगर हम इसके बाद से लेक्चर हम जब भी रिकॉर्ड करेंगे तो उस टाइम पे हम सारे ये जितने टॉपिक्स हैं सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका एग्जामिनेशन इन चीफ
क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब भी आप मूवीज देखते हैं या फिर कोई भी सीरियल धारावाहिक कुछ भी देखते हैं जिसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही होती है, या फिर अगर आपने कोर्ट में भी देखा होगा, तो आप देखते हैं कि उसमें कोई भी एक पर्सन होता है जो आकर के कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ एविडेंस देता है या फिर कुछ स्टेटमेंट देता है या फिर कुछ भी बयान देता है, उसके बारे में ये माना जाता। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी ने आया कोई बयान दिया और वो तुरंत मान लिया जाएगा कि ये सच ही बोल रहा है। तो अगर कोई भी पर्सन है जो आकर के कोई भी बयान देता है, कोई स्टेटमेंट देता है, तो उस स्टेटमेंट का क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है। अब एग्जामिनेशन कैसे होगा कि कोई आया आकर के कुछ स्टेटमेंट दिया, तो जो सामने वाला पर्सन होगा, अपोजिट पार्टी का जो एडवोकेट होगा, वो उस स्टेटमेंट को क्या करेगा, क्रॉस एग्जामिन करेगा। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किस सेक्शन में, इसका रेलेवेंट सेक्शन है 142 टू 145। टू 145। नेक्स्ट है आपका स्टॉपेल्स। नेक्स्ट आपका और लास्ट टॉपिक है स्टॉपेल्स। स्टॉपेल में क्या होता है कि आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा ये टर्म स्टॉपेल। सिमिलर यहाँ पे भी वही मतलब दिया गया है कि अगर कोई पर्सन जो है वो कोई किसी चीज़ का सामने वाले को प्रॉमिस करता है और उस बंदे के स्टेटमेंट पे भरोसा करके अगर कोई दूसरा पर्सन जो है वो अपनी परिस्थिति में परिवर्तन कर लेता है, तो बाद में अगर सामने वाला पर्सन अपने प्रॉमिस से डिनाई करता है तो वो डिनाई नहीं कर सकता है। यही चीज़ स्टॉपेल दिया गया है। अगर वो डिनाई करता है जो भी डैमेजेस वगैरह होंगे वो भी उसको पे करना पड़ता है। यही सिंपल सा एक स्टॉपेल का हम लोगों ने समझा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ दी गई है स्टॉपेल। अब यहाँ पे आप इसका रेलेवेंट सेक्शन है 121 टू 123। ये आपका स्टॉपेल का दिया हुआ है। तो ये सिंपल सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जितना भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, वो सारी चीज़ों का मैंने मतलब काफ़ी अच्छे से आपको बता दिया है और इससे लगभग आपका 20% सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया, सारी चीज़ें जितनी जहाँ पे हैं वो सब कुछ पता चल गया कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे दी हुई हैं। तो इससे आपको फर्दर स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि आपको कोई भी अगर आप टॉपिक देखते हैं तो उसके बारे में आपको सेक्शन ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इलेबोरेट कर दी गई हैं, बस आपको जाना है वहाँ पे पढ़ना है, या फिर अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो फर्दर इस सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे कि डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका, अगर आप जो भी मैंने टॉपिक डिस्कस किया, अगर आपको फर्दर डिटेल में अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं तो एज सुन एज पॉसिबल आप हमारे बैच में टारगेट सेमेस्टर में इनरोल कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल सी फीस रखी गई है, और अगर आप इसमें आप इनरोल करते हैं तो डेफिनेटली आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आपको पढ़ाने के साथ साथ जो भी इसके सेमेस्टर एग्ज़ाम में कैसे आंसर राइटिंग करनी है या फिर कैसे भी कोई आपका डाउट होता है वो कैसे क्लियर करना है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड इनरोल एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।